So we had started with the contract costing in the last class, and we have understood that contract costing is the costing related to contracts, right? And contracts are generally the long-term projects जो आपके लिए जाते हैं on the basis of agreement between the contractor and the contractee. एंड वो इस तरह के काम होते हैं जनरली जो एक साल में कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, राइट? सो दीज आर कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्टर एंड अ कॉन्ट्रैक्टी. दे आर जनरली लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स एंड एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज डिफरेंट, राइट? जब एक कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट एक क्लाइंट के साथ जब करता है वो अलग होता है, उसका काम अलग होता है, उसमें जो स्पेसिफिकेशन है, टर्म्स एंड कंडीशंस है वो अलग होती है, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के अलग होते हैं. तो इस तरह से जो कॉन्ट्रैक्टर है जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स पे एक टाइम पे काम कर रहा होता है, तो उसे जब ये पता लगाना होता है कि उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, तो वो हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक अलग अकाउंट बनाता है जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कहलाता है. तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में बनते हैं और हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो उसने अपने क्लाइंट के साथ, अलग अलग क्लाइंट्स के साथ किया हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट पे वो ये जानना चाहता है कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस. और जनरली ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एक साल से ज्यादा लगता है उनको पूरा होने में, वो जो काम है उसको पूरा होने में काफी समय लगता है, राइट? तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ये जानने के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जिसका आप अकाउंट बना रहे हो उस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, राइट? एंड कुछ बेसिक टर्म्स हमने डिस्कस की थी. कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट होता है बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड द कॉन्ट्रैक्टी. कॉन्ट्रैक्टर वो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करने की जिम्मेदारी लेता है, टू कंप्लीट द वर्क, राइट? एंड कॉन्ट्रैक्टी इज द पर्सन हु असाइंस द वर्क टू द कॉन्ट्रैक्टर एंड मेक्स द पेमेंट, राइट? तो वो कॉन्ट्रैक्टी जो है वो काम दे रहा है और बदले में वो जब काम पूरा हो जाएगा तो पेमेंट करेगा. एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज द प्राइस विच इज अग्रीड बिटवीन देम, कि कॉन्ट्रैक्टर जो काम पूरा करके देगा उसके बदले में वो क्या प्राइस चार्ज करेगा, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, राइट? नाउ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट is prepared by the contractor, जो काम करने वाला व्यक्ति है, क्योंकि उसने सारा काम पूरा करना है, उसकी लागत लगेगी और फिर वो ये जानेगा कि उसको इस पे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ. सो इट इज प्रिपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर. और कॉन्ट्रैक्टर एक टाइम पे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम कर रहा होता है उन सब के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाता है, राइट? देन ये हमने डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनता है. वी हैव टू साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट. तो डेबिट में हम सारे खर्चे लेते हैं जो भी आपका मटेरियल से रिलेटेड खर्चा है. वी हैव द एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू, यू कैन से, लेबर. ये दो मेन तरह के खर्चे तो हैं ही, मटेरियल एंड लेबर. उसके अलावा जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसमें आपके there may be other people who are working on the site, उनको आप सैलरी दे रहे हो, कुछ एडिशनल, कुछ और मटेरियल अलग इनडायरेक्ट जिसकी जरूरत पड़ती है. तो वो सारे एक्स्ट्रा जो खर्चे हैं वो सारे आपके बिजली का हो सकता है, आपको टेम्परेरी अरेंजमेंट करना पड़े, कुछ और चीजें हैं, वो सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगी. एंड जो भी प्लांट उस पर यूज हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, उसका खर्चा भी हमें यहाँ दिखाना है. अगर पूरी तरह से इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए है तो सारा खर्चा इसमें आएगा, और अगर अलग अलग जगह पे यूज हो रहा है तो जितना इस टाइम इसके लिए यूज हो रहा है इसके ऊपर आपको खर्चा दिखाना है इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन. सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए आपको कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़े किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, तो सब कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं उसको. और सब कॉन्ट्रैक्टर जो होता है जिससे आप काम करवा रहे हो उसको पेमेंट करने की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की होती है, उसको पेमेंट करने की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टी की नहीं होती. तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए वो खर्चा है क्योंकि वो अपना काम का कुछ हिस्सा किसी दूसरे से करवा रहा है, तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है. तो उसमें सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कौन करता है, दैट इज डन बाय द कॉन्ट्रैक्टर, नॉट बाय द कॉन्ट्रैक्टी.
और जो कॉन्ट्रैक्टर जब अपना पूरा काम कर लेता है तो उसको पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही करता है और फिर वो पता लगाता है कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस। और क्रेडिट में हम वो सारी वैल्यूज को माइनस कर देते हैं जो हमने खर्चे में डेबिट तो किया था लेकिन उसको हमने यूज नहीं किया। तो डेबिट साइड पे उतनी वैल्यू रहनी चाहिए जो एक्चुअली आपने इस्तेमाल किया है, उस कॉस्ट को आपको शो करना है। तो डेबिट साइड में सारी कॉस्ट आपकी वही शो होगी जो एक्चुअली आपने इस साल में खर्चा किया था और उसका यूज भी किया है। अगर आप कोई खर्चा करते हो लेकिन आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलता उस साल में, उसको आप नेक्स्ट ईयर में कंज्यूम करने वाले हो, तो उसको हम यहाँ से हटा देते हैं और उसको हम अगले ईयर में ट्रांसफर कर देते हैं, राइट। So this is how we have to see. अब जो next है, what we are going to talk about today is these two situations, right? You just look at these two situations and then I'll explain it. Just a moment. Okay, so see, there are two possibilities or two situations when we make a contract account. तो हमारे पास दो संभावनाएं हैं। या तो कॉन्ट्रैक्ट आपका एक ही साल में कंप्लीट हो जाएगा, जिस साल में आप शुरू कर रहे हो उसी साल में कंप्लीट हो जाएगा, या जिस साल के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कहा गया है उसी साल में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है। तो अगर वो कंप्लीट हो रहा है इसका मतलब आप उस पर प्रॉफिट या लॉस जान सकते हो, क्योंकि जब कंप्लीट हो जाता है काम तो हमें पैसा भी पूरा ड्यू हो जाता है कि हमने पूरा काम कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्टी से हमें जितना पैसा लेना है वो पूरा ड्यू हो जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। और हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी इतनी लागत लगी और इतना पैसा मिला हमें कॉन्ट्रैक्टी से, तो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो पहली सिचुएशन में हमने क्या लिखा है, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज completed within an year, the contract account can be closed and the profit and loss can be calculated। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमने बनाया है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा ऐसे ही जो अभी हमने डिस्कस किया है इसका फॉर्मेट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है इसी को कंटिन्यू करते हुए सारी चीजें हमने लिख ली। उसके बाद हम यहाँ क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय कॉन्ट्रैक्टी, राइट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के लास्ट में जब हम उसको क्लोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, बाय कॉन्ट्रैक्टी, दैट इज द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, तो सपोज आपने अग्रीमेंट किया हुआ है 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, तो हम बाय कॉन्ट्रैक्टी लिख देंगे 10 लाख। तो 10 लाख हमें मिलने वाला है। क्रेडिट साइड पे हम वो सब वैल्यूज लेते हैं जो या तो हमारे खर्चे को कम करती हैं या हमारी इनकम से। तो कॉन्ट्रैक्टी से मिलने वाला पैसा कॉन्ट्रैक्टर के लिए इनकम है, इसलिए वो उसे क्रेडिट कर रहा है। तो सपोज फॉर एग्जांपल उससे 10 लाख रुपए मिलने हैं, तो अभी मिले नहीं है तो ड्यू हो गए हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, तो वो लिखेगा बाय कॉन्ट्रैक्टी 10 लाख और इधर से डेबिट में सारे उसने खर्चे लिखे हुए हैं, तो वो खर्चे मान लो मिला के होते हैं 8 लाख। तो 8 लाख तो उसकी लागत लग गई कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में, और उसको जो कॉन्ट्रैक्टी से पैसा मिल रहा है वो है 10 लाख। तो इन दिस केस उसको 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। वो 2 लाख का प्रॉफिट अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जा सकता है। सो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आ जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आ जाएगा 2 लाख, क्योंकि ये 2 लाख प्रॉफिट इस कॉन्ट्रैक्ट से मिला है, राइट। अगर इसकी रिवर्स सिचुएशन हो कि अगर आपके मान लो खर्चे ज्यादा आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अगर 10 लाख है और खर्चा मान लो 11 लाख लग गया,
तब तो कॉन्ट्रैक्टर को नुकसान हो गया, तो कॉन्ट्रैक्टर अपना जो लॉस है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, एंड उस केस में आपका हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, दैट इज फॉर द लॉस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। और उधर जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा तो टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हो जाएगा, दैट मीन्स दैट दिस इज द 1 लाख रुपीज इज द लॉस ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ऐसा हम तब कर सकते हैं जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट उसी साल में पूरा हो जाए जिस साल में हम अकाउंट अपना बना रहे हैं, और उसी साल में हम उसको क्लोज करके उस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, पहली सिचुएशन क्लियर है सबको? इज द फर्स्ट सिचुएशन ओके? यस, ओके। सो देन वी हैव द सेकेंड सिचुएशन। प्रॉब्लम कब आती है, और ऐसा अक्सर होता ही है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका एक साल में कंप्लीट ना हो, then what will happen? तो the contract takes more than 1 year to complete। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास एक नया अकाउंट आएगा which is known as work in progress। राइट, अब वर्क इन प्रोग्रेस को हम कई जगह पर यूज करते आए हैं अभी तक भी। वर्क इन प्रोग्रेस जैसे कि नाम से आपको पता चलता है कि काम जो है आपका अभी प्रोग्रेस में है, अभी वो चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। सो इट इज वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब ऐसा भी नहीं है कि काम शुरू नहीं हुआ और ऐसा भी नहीं है कि काम खत्म हो गया है। सो इट इज समवेयर इन बिटवीन, काम शुरू तो हो गया है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। सो इट इज नोन एज वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो अब मान लो हमें तो 31 मार्च को या 31 दिसंबर को अपनी बुक्स क्लोज करनी होती हैं। तो अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्लोज कर रहे हो 31 मार्च को, लेकिन तब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, तो सवाल ये उठता है कि फिर क्या हम उस पे प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालेंगे? राइट, सो दिस इज अ क्वेश्चन कि क्या हम जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया तब तो क्लियर है कि भाई हमारा काम पूरा हो गया, हमारा पैसा ड्यू हो गया, हमारी कितनी लागत लगी थी वो हमें पता है, कितना पैसा हमें मिलने वाला है वो हमें पता है, हम अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। पर यदि काम आपका पूरा ही ना हो, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट मान लो कंप्लीट नहीं हुआ और आपका साल खत्म हो गया, पूरा ईयर जो है आपका कंप्लीट हो गया, तो हमें तो ईयर के एंड पे अपनी बुक्स को क्लोज करना होता है। तो हम उस टाइम क्या करें, कैसे फाइंड आउट करें कि उस कॉन्ट्रैक्ट पे हमें कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो वहां पर हमारे को प्रॉब्लम आती है और तब हम एक नया अकाउंट लेकर आते हैं, दैट इज नोन एज द वर्क इन progress account, right? So how to handle this, we will just discuss this thing. Just give me ओके। सो वर्क इन प्रोग्रेस, ऑल ऑफ अस नो कि ये काम शुरू हो गया लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन इसमें देखिए हमने यहाँ पे शो किया है कि जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमारा ऐसी सिचुएशन में बनने वाला है जबकि कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है, अभी पूरा नहीं हुआ। ये जो ब्लू में आपको दिख रहा है वो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, उसमें हमने बाय कॉन्ट्रैक्ट ही लिखा है, पूरा पैसा हमारा ड्यू हो गया। लेकिन यहाँ पे जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है, तब हमने बाय कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं लिखा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टी से हमें पैसा तभी ड्यू होगा जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमने एक नया अकाउंट यहाँ पे लिखा है, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, राइट? तो हमने क्या किया है कि हमने ये अंदाजा लगाने की कोशिश की है कि जितना काम अभी तक कंप्लीट हो गया है उसकी कितनी कीमत है, उस पे हमें कितना पैसा मिल जाना चाहिए, ये कह सकते हो आप, राइट? तो मिला नहीं है अभी और ना ही मिलेगा, ना ही ड्यू हुआ है, क्योंकि ये सब तब होता है जब कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट हो जाता है।
सो व्हाट आर वी सेइंग, हम सिर्फ एक अंदाजा लगा रहे हैं, हम एक आइडिया लगा रहे हैं कि साल अगर हमारा कंप्लीट हो गया तो इस टाइम तक हमारा कितना काम कंप्लीट हो चुका है, और उसकी अगर हम कीमत लगाने की कोशिश करें तो हमें कितना पैसा जो है इस वर्क इन प्रोग्रेस पे हमारा, ये समझ लीजिए कि उसकी वैल्यू क्या बनती है, या कितना हमें मिल जाना चाहिए। मान लो अगर इसी टाइम मिल जाए कि इतना हमारा काम हो गया, अगर उसी का पैसा हमें इसी वक्त मिल जाए तो उस केस if the valuer और architect और surveyor says कि जो काम कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है उतना कंप्लीट हो गया है, और उसको वो सर्टिफाई कर देता है, सर्टिफिकेट दे देता है कि ये काम सही तरीके से कंप्लीट हो गया है, तो उसको हम कहते हैं वर्क सर्टिफाइड, राइट। वर्क इन प्रोग्रेस को हमने दो भागों में बांटा है, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड का मतलब जिसके लिए हमें सर्टिफिकेट मिल गया है, और अनसर्टिफाइड का मतलब जो अभी तक चेक नहीं हुआ है, उसके लिए अभी हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला। हमने काम तो कर दिया अपनी तरफ से, लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्टी द्वारा नियुक्त किया गया आर्किटेक्ट या वैल्यूअर या सर्वेयर नहीं आया है उसको चेक करने के लिए, और उसने उसको चेक करके अभी अप्रूव नहीं किया है, सर्टिफिकेट नहीं दिया है, राइट। तो इसका क्या मतलब है, यू जस्ट लिसन टू दिस थिंग अगेन, कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट एक साल में पूरा नहीं होता है तो हम उसे वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं, और वर्क इन प्रोग्रेस में ये अंदाजा लगाया जाता है कि कितने का काम पूरा हो गया है। मान लो अगर कुछ तो पूरा हुआ होगा, तो वो जो पूरा हो गया है उस काम की कीमत क्या है। पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने की कीमत तो आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है। जैसे अभी हमने पहले वाले एग्जांपल में देखा कि 10 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, मतलब पूरे काम को पूरा करने की कीमत 10 लाख रुपए है। तो अगर मान लो काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो अभी तक जितना काम हुआ है उसकी कीमत कितनी लगाई जानी चाहिए, तो वो कहलाता है आपका वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस में जो कॉन्ट्रैक्टर है अपनी तरफ से जो कह देता है कि मैंने इतना काम कर लिया, उसकी बात नहीं मानता कॉन्ट्रैक्टी। वो अपनी तरफ से एक किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है, जो कि या तो एक्सपर्ट होता है कोई, या तो आर्किटेक्ट होता है, या सर्वेयर होता है, या वैल्यूअर होता है। वो उसको भेजता है कि आप जाके चेक करिए कि जो कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है कि मैंने इतना काम कंप्लीट कर लिया, क्या वो सही तरीके से कंप्लीट हुआ है या नहीं। और जब वो आपका जो आर्किटेक्ट है या वैल्यूअर है या सर्वेयर है, जब वो चेक करके उसको अप्रूव कर देता है, तो वो लिखित में देता है, एक सर्टिफिकेट इशू करता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर का काम है वो इतना कंप्लीट हो गया है। तो जितने काम के लिए सर्टिफिकेट हमें मिल जाता है वो काम कहलाता है वर्क सर्टिफाइड। और जो काम कॉन्ट्रैक्टर ने कर लिया है लेकिन अभी सर्वेयर नहीं आया है उसको चेक करने के लिए, कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से तो काम कंप्लीट हो गया, लेकिन उसकी अभी चेकिंग नहीं हुई है, उसको अप्रूवल नहीं मिला है, किससे, जो कॉन्ट्रैक्टी का आर्किटेक्ट है या वैल्यूअर है या जो उसका सर्वेयर है उसकी तरफ से अभी चेक नहीं हुआ है, उसको हम कहते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यूअर या सर्वेयर या आर्किटेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं होता कि जैसे ही काम पूरा हो तो आ जाते हैं।
चेक करने के लिए, वो अपने तय समय पे आते हैं चेक करने के लिए। तो मान लो पिछली बार जब वो चेक करके गए थे तो कुछ काम उन्होंने चेक कर दिया था, उसके बाद कुछ काम हुआ तो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से तो काम कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक उसको चेक नहीं किया गया है, उसको अप्रूवल नहीं मिला है, तो वो कहलाता है आपका वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, तो ये तो हो गई वर्क इन प्रोग्रेस की बात। तो यहाँ पे हम फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, उन कॉन्ट्रैक्ट्स की हम बात कर रहे हैं अब जो इनकम्प्लीट हैं अभी, यानी कि पूरे नहीं हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ लेकिन साल पूरा हो गया, जो हमारा ईयर है जिसके लिए हमें अकाउंटिंग करनी होती है, वो ईयर कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्या करें, तो हम बाय कॉन्ट्रैक्टी नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्योंकि बाय कॉन्ट्रैक्टी तो तब लिखते हैं जब हमारा पूरा पैसा ड्यू हो जाता है, हमने अपना पूरा काम कंप्लीट कर दिया होता है और हमारा पैसा ड्यू हो जाता है, तब हम लिखते हैं बाय कॉन्ट्रैक्टी। तो यहाँ पे बाय कॉन्ट्रैक्टी तो हम नहीं लिख सकते, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब काम अभी हमारा जितना पूरा हो गया है उसकी कीमत का हम एक अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस काम को जो हमने पूरा कर लिया है उस पे हमारा कितना पैसा ड्यू हो गया है, उसमें से कुछ हिस्सा वर्क सर्टिफाइड होगा और कुछ हिस्सा वर्क अनसर्टिफाइड होगा। तो उन दोनों की वैल्यू मिला के हमारा वर्क इन प्रोग्रेस बनता है। वर्क सर्टिफाइड वो वर्क है जिसको कि कॉन्ट्रैक्टी के सर्वेयर ने या आर्किटेक्ट ने या वैल्यूअर ने चेक कर लिया है, और वर्क अनसर्टिफाइड वो हिस्सा है जिसको अभी तक चेक नहीं किया गया है। तो ये दोनों पार्ट्स मिला के टोटल आपके वर्क इन प्रोग्रेस की कीमत बनती है। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है, राइट। अब ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है इसको हम कैसे अलग से, अभी को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बाय वर्क इन प्रोग्रेस आया है तो हम एक अलग से अकाउंट भी बना सकते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। यहाँ पे वो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, वर्क इन प्रोग्रेस में क्या क्या चीजें शामिल हैं। वर्क इन प्रोग्रेस जो हमने बाय वर्क इन प्रोग्रेस लिखा है, कब लिखते हैं, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता तो हम उतने काम की कीमत का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं जितना हमने कंप्लीट कर लिया है। तो उस कॉन्ट्रैक्टर ने जो काम कंप्लीट कर लिया है उसमें से कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो उसका सर्टिफाई हो चुका है, मतलब जो काम उसने कंप्लीट भी कर लिया, and it is checked and certified by the contractees, architect, surveyor और वैल्यूअर। और वर्क अनसर्टिफाइड वो हिस्सा होता है जो काम उसने कर लिया, कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी तरफ से कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी तक उसको सर्टिफाई नहीं किया गया है बाय द आर्किटेक्ट, सर्वेयर और वैल्यूअर अपॉइंटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग, राइट। तो वो दोनों को जोड़कर बनता है वर्क इन प्रोग्रेस और उसकी कीमत निकाली जाती है। और ये जानने की कोशिश की जाती है कि मान लो कि इसी वक्त हमें ये पैसा मिल जाता, मिला तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि साल कंप्लीट हो गया तो हमें एक अंदाजा लगाना पड़ेगा कि इस साल का हमारा, मान लो अगर इस जितना काम हमने कर लिया उसके आधार पर कितना प्रॉफिट बनता है, तो उसका आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं हम, राइट। तो अब इसके लिए भी हमारे पास जो है ये तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट है जो आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिखा था बाय वर्क इन प्रोग्रेस। तो अगर आप लेजर जब बनाते हो, जब एक जर्नल एंट्री हम करते हैं, तो अगर हमारी एंट्री वहां पे हुई है जो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, राइट, तभी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बाय वर्क इन प्रोग्रेस आया है। तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट जब आप बनाएंगे तो टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आ जाएगा, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड, राइट। इसको आप एक बार बैक ले जाके आई एम शोइंग यू, यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिखा था बाय वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में क्या आ जाएगा, टू कॉन्ट्रैक्ट। वही चीज हमने यहाँ पे शो की है इन दैट स्लाइड जहाँ पे हमने वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट का फॉर्मेट दिखाया है। तो टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड, राइट। ये वहां से आई है एंट्री, जो जर्नल एंट्री हमारी क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जिसमें दो चीजें हैं, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। और ये आपका जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जाएगा तो बाय वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा, राइट। सो these two I will just explain it to you. Before that I want to tell you one more thing which is important here. वो क्या है, another thing that is to be understood is कि अब सवाल ये आता है
कि क्या जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता हम उस पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो क्या कोई ऐसा रूल है, क्या ऐसा हमारे पास कोई गाइडलाइन है जो हमें ये बताए कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर प्रॉफिट कब कैलकुलेट करना है। क्योंकि अगर हम आइडियली देखें तो जब हमारा पैसा पूरा ड्यू हो जाएगा तभी हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहिए। जैसे जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसी साल आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट भी हो रहा है, पैसा पूरा ड्यू हो रहा है और जितना आपने खर्चा किया वो सारा शो करके आप प्रॉफिट या लॉस शो कर सकते हो। तो क्वेश्चन ज्यादा ये इस चीज में रेलेवेंट है कि जब कॉन्ट्रैक्ट हमारा इनकम्प्लीट रह जाता है क्या उस वक्त हमें उस पे प्रॉफिट या लॉस शो करना चाहिए या नहीं। तो अगर आप थोड़ा सा अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का माइंड में कुछ याद करने की कोशिश करें तो आपको ये पता चलेगा दैट वी हैव अ रूल ऑफ कंजर्वेटिज्म। हमारा एक कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल होता है जो ये कहता है कि हम अगर हमारे एंटिसिपेटेड लॉसेस होते हैं उन सबको तो हम शो कर देते हैं, लेकिन प्रॉफिट को हम तब तक शो नहीं करते जब तक हम श्योर नहीं होते कि ये प्रॉफिट हमें मिल जाएगा, राइट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट अभी अधूरा है, मान लो अभी आपको लग रहा है कि हमें इस पे प्रॉफिट होने की संभावना है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा ना हो कि फ्यूचर में वो कंप्लीट ना हो पाए, राइट। सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, आपने तो पहले ही अगर प्रॉफिट दिखा दिया और बाद में आपको पता चला कि प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो वो आपका सारा अकाउंट गड़बड़ हो जाएगा। तो कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल यही कहता है कि जो लॉसेस हैं उनको तो हम पहले ही सबको अकाउंट में ले लेते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट है उसको हम तब तक शो नहीं करते जब तक हम 100% श्योर नहीं होते कि ये प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट अभी अधूरा है क्या हमें उस पे प्रॉफिट शो करना चाहिए जब हम अपने अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं या नहीं शो करना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमारे पास वी हैव वन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है विच इज AS7। AS7 जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इशू करता है, राइट। सो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी इसको अडॉप्ट किया जाता है। दैट इज विच सेज कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स पे जो कि 1 साल से ज्यादा लेते हैं पूरा होने में, हमारे पास 2 तरीके होते हैं प्रॉफिट या लॉस डिटरमिन करने के। तो पहला तरीका ये है कि ऑन ईयर टू ईयर बेसिस बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, मतलब हर साल जितना कंप्लीट हो गया काम उसके हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो और शो कर दो, ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका है ऑन कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि तब तक कोई प्रॉफिट शो मत करो जब तक कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट नहीं हो जाता, राइट। तो अब हमारा इन पहले तो AS7 जब आया था तो ये दोनों तरीके एक्सेप्ट किए जाते थे, चाहे तो आप साथ के साथ करते रहो कि हर साल एक अंदाजा लगाते रहो कि इतना काम पूरा हो गया तो इस पे कितना प्रॉफिट बन गया, अगले साल इतना काम पूरा हो गया तो इस पे कितना प्रॉफिट बन गया, और उसको शो करते रहो। शो करने का मतलब है टेकिंग इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मीन्स एडिंग इट टू योर प्रॉफिट, राइट। तो वो भी एक्सेप्टेबल था। और दूसरा तरीका ये था कि जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी हम प्रॉफिट निकालेंगे, तब तक नहीं निकालेंगे। मान लो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने में 4 साल लगे तो पहले 3 साल में हम कोई प्रॉफिट शो नहीं करेंगे, सिर्फ चौथे साल में प्रॉफिट शो करेंगे जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों ही एक्सेप्टेबल थे, लेकिन अब रूल ये है कि AS7 को रिवाइज कर दिया गया है। नाउ ओनली फर्स्ट मेथड इज एप्लीकेबल। तो फर्स्ट मेथड क्या है कि हम हर साल रिकॉग्नाइज करेंगे प्रॉफिट को, क्योंकि AS7 को जब रिवाइज किया गया था तो ये समझा गया कि जब ऐसा होता है कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने वाले ईयर में हम प्रॉफिट शो करें तो कभी किसी साल में तो हमारे पास कोई प्रॉफिट नहीं होता और एक साल में अचानक बहुत सारा प्रॉफिट आ जाता है, तो हमारी जो अकाउंटिंग की जो एक ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए इंफॉर्मेशन का, वो नहीं हो पाता। तो जो यूजर है वो ये समझ नहीं पाता कि एक साल में तो अचानक इतना सारा प्रॉफिट और किसी दूसरे साल में 0 प्रॉफिट। तो इस वजह से ये वाला तरीका अब जो है छोड़ दिया गया है। अब हमारे पास एक ही मेथड है, वो ये है कि आप हर साल जो भी काम जितना पूरा हो गया है
उस पे अंदाजा लगा लो कि कितना प्रॉफिट बनता है और उसको शो कर दो, राइट। तो एक बार मैं फिर से आपको बता रही हूँ समस्या क्या है। समस्या ये है कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो जितना काम पूरा हो गया है वो वर्क इन प्रोग्रेस कहलाता है। उसमें से भी कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो कॉन्ट्रैक्टी के आर्किटेक्ट ने या सर्वेयर ने या वैल्यूअर ने अप्रूव कर दिया होता है, जो वर्क सर्टिफाइड होता है, और कुछ अप्रूव नहीं होता अभी तक, जो वर्क अनसर्टिफाइड होता है। तो दोनों को ही मिला के वर्क इन प्रोग्रेस बनता है। और वर्क इन प्रोग्रेस का सीधे से शब्दों में अर्थ ये है कि ये जितना काम अभी तक पूरा हो गया उसकी कीमत है, इतना पैसा हमें मिल जाना चाहिए, राइट। सो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ उस पे प्रॉफिट शो कर सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब देने के लिए हमारे पास AS 7 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है, जो पहले तो दोनों तरीके अलाउ करता था। पहले वो कहता था कि हर साल अगर आप नहीं शो करना चाहते तो आप लास्ट में शो कर सकते हो, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए तब आप बता दो कि ओवरऑल मिला के कितना प्रॉफिट हुआ, कि अभी तक कितनी कॉस्ट लगी और कितना हमें पैसा मिलना है, तो वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। या फिर आप जो है हर साल कैलकुलेट करते रहो, हर साल अंदाजा लगाते रहो कि अभी तक इतना काम हो गया है तो इतना प्रॉफिट बन गया और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर दो। तो दोनों तरीके एक्सेप्टेबल थे AS 7 में। बट जब से ये रिवाइज हुआ है अब हमारे पास सिर्फ एक मेथड है, वो ये है कि हम कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट होने का इंतजार नहीं करेंगे। जितना कॉन्ट्रैक्ट जिस साल में जितना परसेंटेज कंप्लीट हो गया उसके हिसाब से कितना प्रॉफिट बनता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। दिस इज AS 7 रिवाइज्ड। अब हमारा एक ही मेथड है कि हर साल परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के बेसिस पे आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करो, राइट। तो अब हम यही तरीका फॉलो करते हैं, तो इस चैप्टर में भी हम यही वाला मेथड फॉलो करेंगे, right? So now it is about to get over. So when we rejoin, I will explain you how to calculate the profit on the contracts which are not completed. जो contracts अभी तक complete नहीं हुए हैं उसके ऊपर हम profit कैसे calculate करते हैं वो हमें देखना है। Completed का तो हमें समझ आ गया कि एक ही साल में close हो जाता है।